हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ऑलरेडी 5 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, जिनमें हम जो उन क्लासेस के अंदर जो भी हमारे जीके के सेगमेंट्स हैं, वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर हम आपको बताते हैं। और ये सभी क्लासेज हमारी यूपी टेट से रिलेटेड हैं, क्योंकि यूपी टेट में जो आपका ईवीएस वाला सेक्शन होता है, उसमें बेसिकली इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो 2023 का सीटेट का जो बैच है वो हमारा अनाउंस हो चुका है। और इसमें जो आपको सब्जेक्ट हैं, यानी सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और केवल मात्र जो आपकी फ़ीस है वो है 499 रुपये। तो इससे रिलेटेड जो भी अन्य इन्फॉर्मेशन है आपको हमारे जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर दे दी जाएगी। कि क्लासेस हमारी मोस्टली आप ये माने कि 15 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें मैथ हमारे शिव सर पढ़ा रहे हैं, सीडीपी और हिंदी, संस्कृत, ये सभी हमारे शशांक सर डील कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें इंग्लिश के लिए जितेंद्र सर और ईवीएस हम आपको तो पढ़ा ही रहे हैं। आप सभी जानते हैं यूपी टेट की क्लासेज और सीटेट की ऑलरेडी क्लासेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं किस टीचर की कैसी आपको टीचिंग स्टाइल लगती है, और इससे आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें नोट्स, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन सभी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। और कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, और कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम सांस ली। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम सांस कहाँ पर ली, ये आपसे पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये बेसिकली जैन धर्म को फॉलो करते थे। और इन्होंने जो अंतिम सांस ली थी वो ली थी श्रवणबेलगोला में। तो ये बेलगोला होगा, श्रवणबेलगोला, जो कि आपका स्थान कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक में स्थित एक स्थान है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम सांस ली। और ये मौर्य वंश के शासक थे। तो नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की इन्होंने स्थापना की थी। और तो इनसे रिलेटेड जो ऑप्शन है वो सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक प्रजनन अंग नहीं है। तो आपको देखिए यहाँ पर नहीं बताना है कौन सा पौधों में अगर हम बात करें या फूल की अगर हम बात करें तो प्रजनन अंग नहीं है। आपको बताना है स्टिग्मा, वर्तिका, एंथर या वायदल। तो देखिए सही आंसर आपका होगा यहाँ पर डी नंबर, यानी कि वायदल आपका जो भी प्रजनन अंग है वो नहीं है। उसके अलावा एंथर की बात करें तो ये मेल। जिस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर अगर हम मनुष्य की बात करें तो यहाँ पर स्पर्म जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से पौधों में जो एंथर है वो हमको देखने को मिलता है एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में। अगर हम बात करें तो हमको कौन मिलता है, वो है एंथर, परागकोश जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत वंश में प्रसिद्ध राजा भोज थे। तो देखिए राजा भोज की बात की गई है। राजा भोज का जो संबंध है वो यहाँ पर किस वंश से है, ये आपसे पूछा गया है। परमार वंश, प्रतिहार वंश या सोलंकीज, यानी कि सोलंकी वंश से इनका संबंध है। तो देखिए सही आंसर है यहाँ पर परमार। तो परमार वंश से संबंधित हैं राजा भोज। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो देखिए धातु का मतलब है यहाँ पर आपसे मेटल के बारे में पूछा जा रहा है। और एक आपका क्वेश्चन होता है एलिमेंट का। तो एलिमेंट मीन्स क्या होता है, तत्व। तो कई बार हम कन्फ्यूज कर जाते हैं, धातु और तत्व में हमको कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए सबसे हल्की धातु, तो वो होगी आपकी लिथियम, यानी जिसे हम Li से डिनोट करते हैं। तो लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु होगी। और इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जिनमें है भारी धातु, फिर है सबसे हल्का तत्व और सबसे भारी तत्व। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके जो 4 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। तो जिनमें सबसे भारी धातु की अगर हम बात करें तो भारी धातु हमारी सबसे होती है वो है ऑस्मियम, या जिसे हम OS से डिनोट करते हैं। ऑस्मियम हमारी सबसे भारी धातु है। और हल्के तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे हल्का जो हमारा तत्व है वो है हाइड्रोजन, और भारी तत्व है वो है यूरेनियम। तो यूरेनियम सबसे भारी तत्व है, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, भारी धातु ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु लिथियम। तो चारों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा
जा सकता है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक कुकिंग बर्तनों के साथ लेपित है, यानी कि जो नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन है ये बेसिकली किसके बने होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके जो बने होते हैं वो बने होते हैं टेफ्लॉन से। तो टेफ्लॉन से बने होते हैं यहाँ पर जो भी हमारे नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन होते हैं। और जो पीवीसी है इसका भी यूज जो हमारे पाइप्स वगैरह हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पॉस्को अधिनियम, जिसे बेसिकली आप पॉस्को एक्ट के नाम से जानते हैं। यानी पॉस्को एक्ट कब लगाया जाता है, आपने न्यूज़ वगैरह में कई बार पढ़ा होगा। जो भी बच्चों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार होता है उससे रिलेटेड है, यानी ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है। उनकी रक्षा के लिए जो भी बच्चे हैं उनसे रिलेटेड कोई भी अगर क्राइम होता है तो जो पॉस्को एक्ट है वो यहाँ पर लगाया जाता है, पॉस्को अधिनियम लगाया जाता है। ये तभी इसीलिए बनाया गया था और ये सन 2012 में इसको लाया गया था। जो भी पॉस्को एक्ट है, पॉस्को अधिनियम है, और ये आपका बच्चों से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, उनके खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ये यहाँ पर से होगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी है आपको बताना है। तो देखिए दो प्रकार की जो नदियाँ हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। कुछ नदियाँ जो हमारी हैं वो पूर्व से यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ हैं जो हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये आपकी अरेबियन सी में गिरती हैं आकर। तो यहाँ पर देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर पूछी गई हैं नदियाँ, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन नदियाँ बहती हैं, यानी सीधा सा मतलब है अरब सागर में गिरती हैं। तो देखिए बात करें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा की, तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका नर्मदा रिवर, क्योंकि जो नर्मदा रिवर है ये आपकी अमरकंटक से निकलती हुई यहाँ पर अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा ही सही आंसर है। उसके अलावा गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो कि हमारी पेनिनसुलर रिवर हैं अगर हम कहें, तो ये सभी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और गोदावरी जो है इसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और कावेरी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है, कई बार हम इसके बारे में आपको बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है, यानी कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए कौटिल्य की अगर हम बात करते हैं तो इनकी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और वो पुस्तक है अर्थशास्त्र। अब देखिए अर्थशास्त्र आप कभी ये ना समझें कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। जो भी राज्य व्यवस्था है उससे रिलेटेड है, राजतंत्र से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको वहाँ पर आंसर दिया जाएगा अर्थव्यवस्था। तो देखिए अर्थव्यवस्था से अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो वो सही नहीं होगा, राज व्यवस्था या राजतंत्र से रिलेटेड है ये बुक, नाम है इसका अर्थशास्त्र, लेकिन ये रिलेटेड आपकी राजतंत्र से है। फिर है इंडिका बुक, और ये लिखी है किसने, मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। फिर है यहाँ पर राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी भी एक फेमस बुक है जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है संस्कृत में, और कश्मीर के जो राजा थे उनका जो इतिहास है वो यहाँ पर दिया गया है किसमें, राजतरंगिणी बुक में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति फाइबर का आधार बनता है। तो आपको बताना है वनस्पति फाइबर से रिलेटेड है कौन सा, इसमें सेलुलोज, प्रोटीन, वसा या तेल। तो सही आंसर होगा आपका सेलुलोज, क्योंकि ये आपका प्लांट से रिलेटेड है। जो भी सेलुलोज है आप देखते हैं जो जानवर वगैरह खाते हैं तो उनके अंदर पाचन तंत्र में पाया जाता है सेलुलोज को, यहाँ पर पाचन हो सकता है, लेकिन मनुष्यों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो ये आपको इससे रिलेटेड बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंजाब के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो एक बार फिर से आपसे पूछा गया है सीमा साझा नहीं करता है कौन पंजाब के साथ, आपको बताना है। पंजाब जो कि एक हम ये कह लें नॉर्थ इंडिया का राज्य है। पंजाब आप सभी देखते हैं, आपको भारत के नक्शे में इस साइड आपको देखने को मिलता है, और इससे जो सीमा यहाँ पर साझा नहीं करता है उसका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड यहाँ पर पंजाब से सीमा साझा नहीं करता, बल्कि हरियाणा है, राजस्थान है और जम्मू कश्मीर है, इन सभी की सीमा पंजाब के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो शिलालेखों का जनक की अगर यहाँ पर बात आती है तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त इनका नाम है, गुप्त वंश
इसके शासक हैं समुद्रगुप्त, और भारत का जो नेपोलियन है वो भी इन्हें कहा जाता है। और इनका एक फेमस जो शिलालेख है वो है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति इनका एक फेमस शिलालेख है जो कि यहाँ पर हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। हरिसेन जो कि दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति। तो आपको ये जो ऑप्शन है, ये नाम है, ये यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र कौन सा है? तो देखिए कई सारे जो कांग्रेस के क्या हुए, यहाँ पर अधिवेशन हुए, सत्र हुए, और इनमें अलग अलग लोग अध्यक्ष रहे। जैसे आप पहले की हम देखते हैं WC बनर्जी जब स्थापना हुई तब उसके अध्यक्ष थे, फिर जॉर्ज यूले एक बार रहे, आपके सरोजनी नायडू रही, और महात्मा गांधी किस अधिवेशन में, किस सत्र में अध्यक्ष रहे कांग्रेस के? तो ये था सत्र बेलगांव का। बेलगांव जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है, और ये सन था 1924। तो 1924 में ही जो आपका बेलगांव में हुआ था सत्र, वहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है? देखिए लार्जेस्ट पूछी गई है, सबसे बड़ी रिफाइनरी की बात की जाती है, आपसे पहले भी पूछ ली जाती है। देखिए असम डिगबोई का नाम हम यहाँ पर कई बार सुनते हैं, तो ये हमारी पहली है, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी हमारी जो रिफाइनरी है वो आपकी जामनगर है। तो जामनगर जो रिफाइनरी है वो आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ी रिफाइनरी है। और उसके अलावा डिगबोई से भी हम क्या करते हैं, यानी ये भी एक प्रकार से हम ये कह लें, और यहाँ से भी हमको तेल प्राप्त होता है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है, डिगबोई असम में जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन इन्वायरमेंट का हमसे पूछा गया है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो भी हमारा जीवाश्म ईंधन है, जब भी कोई चीज़ जलेगी तो उससे एक ही प्रकार का जो मेन प्रदूषण है वो हमको देखने को मिलता है, और वो है वायु प्रदूषण, यानी कि एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा जब भी हम जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो उनसे जो भी धुआं होगा, स्मोक होगा, उसमें आपको विषैली गैसें देखने को मिलेंगी। तो एक प्रकार से वो एयर को ही पॉल्यूट कर रहा है, तो वायु प्रदूषण ही यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा जीवाश्म ईंधन के जलने से। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? देखिए शैवाल के जो फलने से यहाँ पर मतलब है, यानी शैवाल का अत्यधिक जो ग्रोथ होना, शैवाल की ग्रोथ होना जल में, तो इसे ही हम इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण। और इंग्लिश में भी इसका जो टर्म है वो आपको याद रखना है। कई बार आपको इंग्लिश जो वर्ड है वो हिंदी में लिखा हुआ मिलता है यहाँ, तो चलो आपको सुपोषण दे दिया गया, लेकिन इसका जो यहाँ पर इंग्लिश मतलब होता है यूट्रोफिकेशन। तो ये यहाँ पर इंग्लिश में इसका यानी इंग्लिश मीनिंग है, और इसे इस प्रकार से भी कई बार एग्जाम्स में दिया जा चुका है, यूट्रोफिकेशन। तो देखिए जब तक आप इसका मतलब नहीं जानेंगे आप इस क्वेश्चंस को सही नहीं कर पाएंगे। तो यूट्रोफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो आपको देखने को मिलता है जलाशय इत्यादि में, भी हम इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। तो आपने देखा होगा जलाशय में क्या हो जाता है, एक हरी रंग की परत वहाँ पर बन जाती है। तो वो बेसिकली वहाँ पर होता क्या है कि जो शैवाल हैं उनका अत्यधिक विकास हो जाता है, जो भी सही मतलब में अगर हम परिभाषा कहें तो पोषण तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं अगर उनकी मात्रा यहाँ पर बढ़ती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सुपोषण यानी अत्यधिक पोषण, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होना, और यहाँ पर पौधों और शैवाल आदि का विकास हो जाता है। और देखिए जब ऊपर जल की परत है, नीचे भी जल है, और आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से हमें स्थल में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से जलीय जीव भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन आपकी जल में घुलित ऑक्सीजन होती है। तो जब देखिए ऊपर यहाँ पर परत बन गई, शैवाल आदि यहाँ पर ऊपर आ गए, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ गई, तो यहाँ पर नीचे क्या होता है, O2 की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो यहाँ पर कम हो जाती है नीचे, जल के नीचे जब हम देखते हैं। तो ऊपर जैसे कि आप किसी जगह बहुत ही ज़्यादा वेस्ट आ गया, कचरा आ गया, और जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा आ गया, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इस प्रकार की जो परत है वो हमको देखने को मिलती है। शैवाल का वहाँ पर विकास हो जाता है, और शैवाल का विकास होना ही उसके फलने का जो कारण है वो क्या है, वो यहाँ पर सुपोषण है, यानी कि यूट्रोफिकेशन है।
तो आप देख सकते हैं इमेज में, इस प्रकार से आपने गांव आदि में देखा होगा जो हमारे तालाब हैं, एक जगह जो जल का भराव रहता है बेसिकली वहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। बहते हुए जल में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा इस प्रकार से परत का बनना। तो ये देखिए जल का यहाँ पर भराव रहा तो क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी मात्रा यहाँ पर बढ़ गई। और ये जो हरे वाले आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये हैं आपके शैवाल, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। तो एल्गी की मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी और नीचे O2 की जो मात्रा है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो यहाँ पर कम हो जाती है और सूर्य का जो प्रकाश है वो भी इससे नीचे नहीं पहुँच पाता है। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो ये आपका इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या हम ये कह लें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा पिछली क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं जैव आवर्धन के बारे में, जिसे बायोमैग्निफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लिश वर्ड बताने के यहाँ पर केवल और केवल इतना मतलब है कि कई बार जैसा कि हमने आपको बताया इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि बेसिकली यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है। तो बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर आपके आ जाते हैं पॉल्यूटेंट्स, यानी कि कोई आपके विषाक्त पदार्थ होता है, उसको कौन खाता है, उसको एक छोटी मछली खाएगी, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को फिर कोई मनुष्य खाएगा। तो क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स इसमें इतना होता है, इसमें और ज़्यादा होता है, फिर आगे जब मनुष्य खाता है तो उसमें और भी ज़्यादा होता है। यानी हम ये कह लें जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं या जो भी विषाक्त पदार्थ हैं उनकी मात्रा का, यानी फूड चेन के अनुसार उनकी मात्रा का, उनकी सांद्रता का बढ़ना ही क्या कहलाता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको बताना है नींबू जो खट्टा होता है वो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये है हमारा साइट्रिक अम्ल। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण ही नींबू यहाँ पर खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको का नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था। तो देखिए चिपको आंदोलन से यहाँ पर मतलब है एक आंदोलन चलाया गया था वृक्षों को बचाने के लिए 1973 में, और उत्तराखंड वाले इलाके में, तब तो वो उत्तर प्रदेश का ही इलाका हुआ करता था, उत्तरांचल हुआ करता था। फिर यहाँ पर बात करें तो ये है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही ये आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन, वृक्षों की रक्षा करने के लिए, पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए। तो अगर बात करें चिपको का जो नारा है किसने दिया था, तो ये दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला क्वेश्चन है, कठोर कोयले का उच्चतम गुण कौन सा होता है। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कौन सा उच्चतम कोयला होता है, उच्चतम गुण वाला कोयला कौन सा है, आपको ये बताना है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिन्स हो गया, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। तो यही देखिए इनका क्रम है, यानी सबसे जो अच्छा या सबसे उच्चतम गुण वाला जो आपका कोयला होगा वो कौन सा होगा, वो होगा एंथ्रेसाइट। फिर उससे लो बिटुमिन्स, फिर उससे लो लिग्नाइट और उससे लो पीट, क्योंकि एंथ्रेसाइट में आपकी 92 से 98% जो कार्बन है वो पाया जाता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वही आपका जो कोयले का उच्चतम रूप होगा। तो सबसे कम जो कार्बन का परसेंटेज है वो पाया जाता है पीट कोयले में। तो जो पीट कोयला है ये सबसे निम्नतम गुण वाला कोयला है, और एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम गुण वाला कोयला है। और कोयले का उपयोग बिजली बनाने आदि में किया जाता है। आप देखते हैं जितने उच्च क्वालिटी का कोयला होगा उतना ही उसमें हम ऊर्जा उससे निकाल सकते हैं। थर्मल पावर प्रोजेक्ट में इसका यूज किया जाता है, कई जगह हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या बताती है। तो देखिए जो परमाणु की संख्या होती है वो आपकी सीधे रिलेटेड होती है किससे, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉनों की जो संख्या है वही आपकी परमाणु की संख्या होती है, या उसे ही हम परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए राज्य विधान परिषद भी एक प्रकार से अपर हाउस इसे हम कहते हैं, या उच्च सदन कहते हैं राज्य के स्तर पर। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं कि केंद्र लेवल पर या हम ऑल ओवर बात करें संसद में, तो क्या होती है, राज्यसभा होती है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। और राज्य के स्तर में यानी राज्य की कार्यपालिका में हमको देखने को मिलती है विधानसभा और विधान परिषद। देखिए जो विधान परिषद है ये आपकी सभी राज्यों में नहीं होती, कुछ ही राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी, द्विसदनीय व्यवस्था देखने को मिलेगी।
और यहाँ पर बात करें अगर हम इसके गठन की राज्य विधान परिषद के गठन की, तो देखिए ये एक स्थायी सदन है, यानी ये पूरी तरीके से भंग नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो सदस्य होते हैं वो रिटायरमेंट लेते रहते हैं और इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। तो यहाँ पर जब बात आती है इनके चुनाव की, तो चुनाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए जो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं उनकी संख्या होती है 1/3, यानी 1/3 जो भाग है ये विधानसभा सदस्य होंगे और उसके अलावा जो 1/3 भाग होगा ये आपका जो भी नगर पालिका या अन्य वार्ड के सदस्य होंगे, तो नगर पालिका के सदस्यों द्वारा 1/3 चुने जाएंगे। और उसके अलावा फिर आते हैं 1/12, तो 1/12 भाग होता है यहाँ पर पंजीकृत स्नातक, यानी जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो भी इसमें क्या करेंगे, मतदान करेंगे और उनके द्वारा फिर विधानसभा परिषद के जो सदस्य हैं वो चुने जाएंगे। यानी विधान परिषद के जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्य चुने जाएंगे। और इसके अलावा 1/12 जो कम से कम 3 वर्ष तक किसी भी शैक्षणिक संस्थान में क्या कर चुके हों, अध्यापन का कार्य कर चुके हों, वो यहाँ पर चुनते हैं। 1/12 सदस्यों को 1/12 यहाँ पर पंजीकृत स्नातक द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 नगर पालिका द्वारा और 1/3 आपकी विधानसभा द्वारा। तो ये 4 प्रकार से, यानी 4 अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग उसमें आपका अनुपात भी रख दिया गया है कि 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12, यानी कि 1/3 आपका नगर पालिका विधानसभा से और 1/12 आपका यहाँ पर पंजीकृत स्नातक हो गए। और साथ ही साथ जो 3 वर्ष से यहाँ पर कम से कम 3 वर्ष तक अध्यापन का कार्य किसी शिक्षण संस्थान में कर चुके हों वो आपके इसमें शामिल होंगे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए और उनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स है तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं इस क्लास के बाद। यानी क्लास आपकी लगभग 20 मिनट की रही और 20 मिनट की क्लास में आपने लगभग 40 से 50 क्वेश्चन प्रिपेयर किए, जो कि आपके आगामी आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।